प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सबका अपने प्रिय चैनल मैथाइन सब में स्वागत है। जैसे कि हमने अध्याय 1 में अपनी संख्याओं की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं पहले ही। इसमें हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें अपने संख्याओं को भारतीय पद्धति में और विदेशी पद्धति में भी लिखना सीखा था। अब उसके बाद हमने देखा था कि रोमन संख्याएं किस प्रकार से लिखी जाती हैं, उनके हमने कुछ प्रतीक भी देखे थे। अब जो हम शुरू कर रहे हैं आज वो है हमारा अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं से आप पहले भी परिचित हैं, लेकिन इसमें भी हमको शुरुआत में पहले थोड़ा बहुत हम आपको पूर्ण संख्याओं के बारे में ही जानकारी देंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं अर्थात 1 से प्रारंभ होने वाली जो संख्याएं होती है वो कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं। इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वो होती है कि अगर प्राकृत संख्याओं में हम शून्य को भी सम्मिलित कर लें तो जो हमें संख्याएं प्राप्त होती है वो कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर बहुत अनंत तक ये सब है प्राकृत संख्याएं। लेकिन हमने देखिए इसमें क्या शामिल कर लिया, शून्य अर्थात 0 शामिल कर लिया। तो ये हमारे बन जाएगी पूर्ण संख्याओं की परिभाषा कि प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके उदाहरण यही हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि 0 भी हमारे किस में शामिल होती है, पूर्ण संख्या में। दूसरी हमारी है संख्या रेखा। संख्या रेखा का आपने नाम सुना होगा, आपने प्रश्न भी कर लिए होंगे, हो सकता है पूर्व क्लास में, 5वीं क्लास में। अब इसको हम परिभाषित किस तरह से कर सकते हैं, देखिए यह एक सीधी क्षैतिज रेखा होती है। क्षैतिज अर्थात देखिए ऐसी जो रेखा होती है वो क्षैतिज रेखा कहलाती है, और किसी रेखा को अगर हम ऐसे कर दें, ऐसे खींचें, तो वो कहलाती है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो यह एक सीधी क्षैतिज रेखा होती है जिस पर एक बिंदु 0 अंकित करते हैं। उस रेखा को हम खींचते हैं और उस पर कहीं पर भी एक बिंदु 0 अंकित कर देते हैं। तो इस शून्य के अर्थात 0 के जो दाईं तरफ होते हैं वो धनात्मक अंक होते हैं, और जो बाईं तरफ होते हैं वो ऋणात्मक अंक होते हैं। तो इस तरह से हम संख्या रेखा को दिखा सकते हैं और उसमें विभिन्न संख्याओं का अंकन कर सकते हैं। देखिए जैसे हम स्केल से खींचते हैं, बिल्कुल सीधी पंक्ति, सीधी लाइन हमने खींच ली, क्षैतिज रेखा, इसको हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज। अब इस पे हमने देखिए यहां पर कहीं 0 अंकित कर दिया। अब 0 के दाईं तरफ यहां पर लिखा हुआ है धनात्मक अंक, और 0 के बाईं तरफ यहां पर हम लेते हैं ऋणात्मक अंक। और ध्यान रखना है कि जो ये पूर्ण संख्याएं हैं ये बिल्कुल समान दूरी पर होनी चाहिए, इनमें दूरी कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे 0, इसके बाद यहां पर 1, और यहां से जितनी दूरी है 2, यहां से जितनी दूरी है 3, यहां से जितनी दूरी है 4, और फिर 5। इस तरह से ये अनंत तक चलती हैं। 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक, -1, -2। तो इस तरह से आपको दिख रहा है संख्या रेखा के चित्र में कि 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक और 0 के दाईं तरफ धनात्मक पूर्ण संख्याएं हम लेते हैं। अब हमको अगर छोटा जोड़ दिखाना है तो हम उसको भी इस संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। जैसे हमको दिखाना है कि 2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा। आप सब जानते ही हैं 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। लेकिन संख्या रेखा पर अगर हम दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, देखिए 0 से यहां तक है 2, अब 2 में हम जोड़ रहे हैं 1, तो 2 में 1 जोड़ा तो कितना प्राप्त हो गया, हमें 3 प्राप्त हो गया। या अगर हम 1 में 4 जोड़ेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, देखिए 1 में हमको जोड़ना है 4, तो पहले हम आए 1 से 2 पर, फिर 2 से आए 3 पर, 3 से आए 4 पर, और 4 से आए 5 पर। देखिए 1 तो हमारे पास पहले ही था, उसमें हमने कितने जोड़ दिए, 4। तो 1, 2, 3 और 4। तो 1 में 4 जोड़ने पे कितना प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। तो इसी तरह से जो हमारी प्रश्नावली 2.1 है उसमें विभिन्न पूर्ण संख्याओं पर ही आधारित प्रश्न है। आइए अब हम उनको हल करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अर्थात ये लिखा है 10,999। आप
सैकड़े के बाद में और 1000 से पहले कॉमा लगा सकते हैं, जिसको आपको बोलने में आसानी रहे। तो 10,999 के बाद आने वाली अगली 3 प्राकृत संख्याएं हमको लिखनी है। ध्यान दीजिए, इसके ठीक बाद में आने वाली अगली 3 प्राकृत संख्याएं। तो इसमें हम 10,999 में 1 जोड़ेंगे, 999, 99 के बाद क्या आता है 1000, अर्थात हो जाएगा 1000 हम किस में जोड़ देंगे 10,000 में, तो कितना हो जाएगा 11,000। तो 10,999 के बाद ठीक अगली प्राकृत संख्या हो गई 11,000। इसके बाद ये पहली प्राकृत संख्या है, दूसरी लिखेंगे 11,001। फिर तीसरी हम लिखेंगे 11,002। तो इस तरह से देखिए कितना आसान है ये पहला प्रश्न। बस केवल हमको अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखनी है। तो इस तरह से आपको लिखने में ध्यान रखना है, अशुद्धि या गलत नहीं हो जाए। प्रश्न नंबर 2 है 10,001 से पहले आने वाली। अब इससे पहले आने वाली ठीक 3 पूर्ण संख्याएं लिखनी है। ध्यान दीजिए, प्राकृत यहाँ पे लिखा था, यहाँ पर पूर्ण लिखा था, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि जो सबसे पहली पूर्ण संख्या होती है वो होती है 0 और सबसे पहली प्राकृत संख्या होती है वो होती है 1। तो 10,001 से पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं, सबसे पहले इससे ठीक पहले वाली, अर्थात 1 से पहले क्या होता है 0, तो हो जाएगा 10,000। फिर 10,000 में से 1 कम कर देंगे, तो 10,000 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा 9,999। फिर 1 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9,998। तो इस तरह से बहुत ध्यान से और आसानी से हम इन प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में हमसे पूछा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने परिभाषा पढ़ी थी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या अर्थात जिससे पूर्ण संख्याएं शुरू हो रही हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है 0। 0 अर्थात 0, यही है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखना है कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो साधारणतः हम क्या करते हैं कि 53 में से 32 घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 21 और लिख देंगे हम 21। लेकिन वो उत्तर क्या होगा हमारा गलत होगा, क्योंकि हमको जो पूर्ण संख्या लेनी है उसमें 32 और 53 के मध्य वाली लेनी है, अर्थात 32 को भी शामिल नहीं करना है और 53 को भी शामिल नहीं करना है। तो देखिए गिनते हैं एक बार कितनी पूर्ण संख्याएं आएंगी। हम गिनते हैं यहाँ से 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। तो ध्यान रखना है, आपको ध्यान है बताया था अभी कि 32 और 53 को शामिल नहीं करना है, इसलिए 32 के बाद में आता है 33 और 53 से ठीक पहले आता है 52। तो इनको गिन लीजिए सबको, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20। तो इस तरह से 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हो गई 20 पूर्ण संख्याएं होंगी। और आपको अगर इन सबको बिना लिखे ही बता सकते हैं आप कैसे, देखिए 53 में से 32 घटाइए 21 प्राप्त होगा, उनमें से 1 कम कर दीजिए, ये ध्यान रखना है। आप डायरेक्ट बता सकते हैं 53 माइनस 32 और माइनस 1, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो भी कितना आएगा देखिए 20, 53 माइनस 32 और माइनस 1,
क्योंकि जब हम 53 में से 32 घटाते हैं तो उसमें 53 भी क्या होता है, शामिल होता है, जबकि हमको उसको शामिल नहीं करना है, इसलिए क्या करेंगे, एक घटाना पड़ेगा। तो 53 माइनस कितना आ गया, देखिए घटाने पर 20। तो इस तरह से आप किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में पूर्ण संख्या ज्ञात कर सकते हैं, उनको घटाइए और उनमें से एक और घटा दीजिए। फिर है 5वां प्रश्न, निम्न के परवर्ती। परवर्ती का अर्थ होता है ठीक बाद वाली संख्या। जैसे 5 के ठीक बाद में क्या आता है, 6। 18 के बाद में क्या आता है, 19। 67 के बाद में क्या आता है, 68। तो इस तरह से ठीक बाद वाली संख्या होती है वो कहलाती है परवर्ती, और ठीक पहले वाली होती है वो कहलाती है पूर्ववर्ती। ध्यान रखना है, क्योंकि इसका जो अगला प्रश्न है वो हमारा पूर्ववर्ती संख्या वाला है। तो इसमें क्या करना है, हमको ठीक परवर्ती अर्थात ठीक बाद वाली संख्या लिखनी है। तो इसकी हमको पहली संख्या दी गई है, देखिए क्या दिया गया हमको यहाँ पर। तो पहली संख्या हमको दी गई है, देखिए पहले हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा लगा लीजिए। इसके बाद में 1000, 10,000, इसके बाद में कॉमा लगा लीजिए। आपको ध्यान होगा भारतीय संख्यांकन जब हमने किया था तब हम उसमें ऐसे ही संख्याओं को कॉमा के द्वारा लिखते थे अलग अलग करके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 24,40,701। तो इसके ठीक परवर्ती संख्या हमको लिखनी है, तो 701 के बाद में आता है 702। तो लिखेंगे 24,40,702। अगली संख्या देखिए, अब इसको भी पहले आप कॉमा लगा के ढंग से कर लीजिए, जमा लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और लाख। तो कॉमा लगाने से क्या होता है कि हमको ये ध्यान रहता है कि हमको संख्या को लिखना क्या है या बोलना क्या है। अब देखिए इसको हम आसानी से बोल सकते हैं 1,01,99, क्योंकि 1000 के स्थान पर और 10,000 के स्थान पर इसमें शून्य है, तो इसलिए 1,01,99 इसके ठीक बाद वाली संख्या हो जाएगी। 199 के बाद में क्या आता है, हाँ बताइए, ठीक है बिल्कुल, 1,02,000। तो इस तरह से इस प्रश्न में देखिए आपका प्रश्नावली 1 का भी दोहरान हो रहा है, क्योंकि उसमें हमको संख्याएं अंकों और शब्दों में भी लिखने के लिए सवाल दिए गए थे या हमने किए थे। अगली संख्या देखिए वापस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, अर्थात 10,99,999। 99,999, ध्यान दीजिए, 99,999 अर्थात 1 लाख से ठीक पहले वाली संख्या। तो 99,999 के ठीक बाद में क्या आएगा, 1 लाख, और पहले से ही हमारे पास कितने लाख हैं, 10 लाख। तो 10,99,999 के ठीक बाद वाली संख्या हो जाएगी 11 लाख। तो देखिए कैसे लिखेंगे उसको, तो इसको आप वापस जांच कर लीजिए, ये 11 लाख है। और अगर आप भूल भी जाएं तो आप क्या कीजिए, परवर्ती संख्या जब भी निकालनी हो तो आप उसमें जो हमको संख्या दी गई है उसमें 1 जोड़ दीजिए, जिससे परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब जो इसका ठीक बाद वाला प्रश्न है उसमें हमको ज्ञात करनी है पूर्ववर्ती संख्या। तो उसमें क्या, हमको एक संख्या घटानी पड़ेगी। तो उस सवाल को आप अपने आप करिए अपनी कॉपी में, इसको ध्यान से देखिए, इन सब सवालों को समझिए और फिर लिखिए और अपनी कॉपी में कीजिए। प्रश्न नंबर 7 में देखिए, संख्याओं के निम्न युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इनके मध्य उपयुक्त चिन्ह। ये दो चिन्ह आप सबने पहले देखे होंगे, ये चिन्ह होता है अधिक का और ये चिन्ह होता है कम का। इन दोनों चिन्हों का प्रयोग करके हमको लिखना है। तो देखना है कि इन दोनों में संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। अर्थात आप सबको ध्यान होगा हमने संख्या रेखा बनाई थी, एक बार देख लीजिए, उसमें 0 के इधर प्लस वाली संख्याएं थी, 0 के बाईं तरफ माइनस वाली संख्याएं थी।
और इधर देखिए ये क्रम बढ़ रहा था ऐसे, अर्थात ये आरोही क्रम था। तो इसमें हमको दो संख्याएं दी गई है 503 और 530। तो हमको बताना है कि कौन सी संख्या बाईं ओर स्थित होगी। तो आप सबको ध्यान है, जो छोटी संख्या होती है जैसे 4 और 6, 4 और 6 में कौन सी संख्या बाईं ओर स्थित है? 4। 1 और 5 में कौन सी संख्या बाईं ओर स्थित है? 1। अर्थात छोटी संख्या बड़ी संख्या के बाईं ओर स्थित होती है। तो इन दोनों में आपको ध्यान है 530 और 503 में छोटी संख्या कौन सी है? 503। तो जो छोटी संख्या है वो बाईं ओर स्थित होगी। तो हम लिख देंगे यहां 503 बाईं ओर स्थित है। अब इसमें हमको छोटे बड़े का निशान भी लगा के लिखना है। तो संख्या रेखा अगर आपको ध्यान है तो आपसे इस प्रश्न में गलती नहीं होगी। नियम आपको ध्यान रहेगा कि छोटी संख्या बड़ी संख्या के हमेशा बाईं ओर स्थित होगी। तो हम लिख देंगे यहां पर कि 503 छोटा है किससे? 530 से। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 530 बड़ा है, निशान हटाएंगे तो 530 इधर आएगा, बड़े का इधर और 503 उधर। तो इस प्रकार से छोटी संख्या को इधर लिखना है और बड़ी को उधर लिखना है, तो निशान छोटे का आएगा यहां पर। अगली संख्या देखिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 98,765। ये देखिए 56,789। तो ये तो 98,000 है और ये है 56,000। तो हमको दिख रहा है साफ साफ कि 56,789 क्या होगी? छोटी संख्या होगी, इसलिए वो कौन सी ओर स्थित होगी? बाईं ओर स्थित होगी। तो लिख देंगे यहां 56,789 बाईं ओर स्थित है। और छोटी संख्या लिखेंगे पहले, तो 56,789 छोटा है 98,765 से। इसी प्रकार ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, अर्थात 98,30,415। 98,30,415 ये संख्या देखिए। जल्दबाजी में ऐसी नहीं कि आप ये देखें कि यहाँ पर 10 ही है, यहाँ पे 98 है और आप लिख दें कि ये बड़ी है, लेकिन पहले हमको जांच कर लेनी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ गया देखिए, यहाँ पर हमारे पास में 1 करोड़ है, जबकि यहाँ पर है 98 लाख। तो आप सब जानते हैं कि जो 1 करोड़ होता है वो क्या होता है? लाख से बड़ा होता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या कौन सी स्थित होगी बाईं ओर? छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन सी है? 98,30,415। तो लिख देंगे यहाँ 98,30,415 बाईं ओर स्थित है। और ऐसे निशान लगा के फिर लिख सकते हैं हम 98,30,415 छोटा है 1,23,001 से। तो इस तरह से अगर हमको संख्याओं का ढंग से अच्छी तरह ज्ञान है, इसलिए हमने प्रश्नावली 1 अर्थात अध्याय 1 में संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी।
तो जिसको संख्याओं का ज्ञान है, जिसको उन संख्याओं को लिखना आता है अंकों में, शब्दों में, संख्या रेखा का जिसको ज्ञान है, वो इन सवालों को आसानी से कर सकता है। अब सब अपनी किताब खोल लीजिए। किताब में जो पेज नंबर 33 है उस पे हमारे लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 8। ये प्रश्न में हमको बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। सत्य अर्थात सही और असत्य अर्थात गलत। जो हमने अब तक पढ़ लिया है उसी पर आधारित ये प्रश्न है। तो पहला हमारा जो कथन है वो है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो इसलिए सब लिख लीजिए इसको असत्य। ठीक है। प्रश्न नंबर इसी 8वें का बी है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। 399 का पूर्ववर्ती अर्थात पहले वाली संख्या हम सब जानते हैं 398 होती है, जबकि इसमें हमको क्या दी गई है, 400 दी गई है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ये भी। सी देखिए इसका, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब ये कथन बिल्कुल हमने परिभाषा पढ़ी है कि जो पूर्ण संख्याएं होती है वो कहां से प्रारंभ होती है, शून्य से। तो इसलिए ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। तो शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। डी देखिए 600 संख्या 599 का क्या है, परवर्ती, अर्थात 599 की जो अगली संख्या है ठीक वो क्या होती है, 600, और यही हमको दिया हुआ है। तो ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। इसलिए इसको भी आप क्या लिख लीजिए, सत्य अर्थात सही। अगला है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। आपको ध्यान है प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याएं भी शामिल होती हैं। अतः ये कथन हो गया सत्य कि सभी प्राकृत संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं। इसको हम क्या लिखेंगे, सत्य। लेकिन जो इसका अगला है एफ, वो ठीक इसका उल्टा दिया हुआ है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। सभी पूर्ण संख्याएं अर्थात उसमें 0 भी शामिल हो गया, जो कि प्राकृत संख्याओं में शामिल नहीं होता है। जबकि हमको प्रश्न में क्या कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। अतः यह कथन हो गया असत्य। अगला हमारा है जी कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। अर्थात अगर हमारे पास में कोई 2 अंकों की संख्या है तो अगर हम उसका पूर्ववर्ती अर्थात पहले वाली संख्या निकालेंगे तो वो 1 अंक की संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो आपको ध्यान है 2 अंकों की संख्या कहां से प्रारंभ होती है, सोचिए, शाबाश, 10 से प्रारंभ होती है। और 10 का पूर्ववर्ती क्या होता है, 9, जो कितने अंकों की संख्या है, 1 अंक की संख्या है। अर्थात ये कथन क्या हो गया, बताइए आप, असत्य हो गया, अर्थात गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा था कि 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती अंक 1 अंक की संख्या नहीं होगी, जबकि होती है। अगला एच है कि 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, जो गलत है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। एफ आई जे, अब आ गया हमारे जे, प्राकृत संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है। प्राकृत संख्याएं आप सबको ध्यान है 1 से शुरू होती हैं। जब वो प्रारंभ भी 1 से हो रही है तो उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा। अतः यह क्या हो गया, सत्य कथन हो गया। अगला है कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, ये कह रहा है हमको ये कथन। जबकि पूर्ण संख्या 1 से पहले कौन सी संख्या होती है, 0 होती है। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य है। अब अगला कथन देखिए के कि पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। अब आप सबको ध्यान है, संख्याओं का ज्ञान सबको है कि जो 13 होता है वो 11 से भी बड़ा होता है और 12 से भी बड़ा होता है। जब 13 11 और 12 दोनों से बड़ा है तो वो उसके बीच में स्थित नहीं होगा। इसलिए ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। तो इस तरह से आप सबको ध्यान है कि अगर हमको संख्याओं का ज्ञान अच्छी तरह है और हमने जो हम सीख रहे हैं इन वीडियोस में वो हम ढंग से देख रहे हैं, हमारी किताब को ढंग से पढ़ रहे हैं,
तो हमारे से ये सत्य असत्य वाले कथन गलत नहीं होंगे। सत्य असत्य कथन हम देखते हैं अधिकतर भैया क्या करते हैं कि उत्तरमाला में से देखा, सही गलत लिख लिया। उसको हमको सोच के विचार करना चाहिए पूरा कि ये सत्य है तो क्यों सत्य है, अगर ये असत्य है तो क्यों सत्य है, जिससे हम उसका कारण भी किसी को बता सकें। अब अगला है हमारा कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। अब आप सबको ध्यान है पूर्ण संख्याएं शुरू ही 0 से होती है, तो उससे पहले कोई अंक कहाँ से होगा, तो इसलिए कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि इसने यही लिखा है कि पूर्ण संख्या 0 का कोई भी पूर्ववर्ती अर्थात पहले कोई भी संख्या या अंक नहीं होता है। और अंतिम हमारा सत्य असत्य एम है कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की ही एक संख्या होती है। परवर्ती का मतलब बाद में। अब आपको ध्यान है सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या क्या होती है, सोचिए सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या क्या होती है, 99। अब हम इसका परवर्ती निकालेंगे अर्थात 1 जोड़ेंगे इसमें, तो ठीक बाद वाली संख्या क्या आएगी, 100 आएगी। और 100 में कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए। तो इस तरह से ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती जरूरी नहीं है कि 2 अंकों की संख्या हो, वो 3 अंकों की संख्या भी होती है। तो इस तरह से आज हमने पूरी प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन किया। आप इसको बहुत ध्यान से अपनी कॉपी में कीजिए, सुलेख में कीजिए, जिससे जो भी आपकी कॉपी चेक करे, कोई भी आपकी कॉपी देखे तो उसको अच्छा लगे कि अरे इसकी राइटिंग तो, इसका लेख तो बहुत अच्छा है। आप मैथसाइंस सब चैनल को देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, इसे आप और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इसका फ़ायदा अधिक से अधिक लोगों तक, गांव ढाणियों तक पहुंच सके। धन्यवाद।